लोकायुक्त की शक्तियाँ। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में उन्हें लोकायुक्त के दायरे से बाहर कर दिया गया है। लगभग सभी राज्यों में लोकायुक्त के दायरे में मंत्री और उच्च लोक सेवक भी शामिल हैं। इसके पास राज्य स्तर के भ्रष्ट अधिकारियों के घरों और कार्यालयों पर छापामारी की शक्ति है और यह राज्य सरकार के विभागों से संबंधित फाइलों और दस्तावेजों की मांग कर सकता है। इसके पास जांच के अधीन सरकारी संगठनों की जांच करने और दौरा करने का अधिकार भी होता है। लोकायुक्त लोक सेवक द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई की जांच कर सकता है यदि राज्य सरकार इसका उल्लेख करती है। इसके पास प्रशासन को अपराधी के खिलाफ सजा का सुझाव देने का अधिकार है, लेकिन सुझावों को स्वीकार करना या संशोधित करना राज्य पर निर्भर है। लोकायुक्त के कार्य। लोकायुक्त को राजनेताओं और सरकारी सेवा के अधिकारियों के खिलाफ जनता की शिकायतों के तत्काल निवारण का काम सौंपा गया है। यह राज्य सरकार के जनपदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, कुशासन या ईमानदारी की कमी के आरोपों की जांच करता है और साबित होने पर कार्रवाई की सिफारिश करता है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त राज्य के राज्यपाल को अपने उद्देश्यों के बारे में एक समेकित रिपोर्ट पेश करते हैं, जो राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। इसका अन्य महत्वपूर्ण कार्य भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और अधिकारियों की जांच पर नज़र रखना है और विशेष जांच अधिकारी की सहायता से आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तथ्यों के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करना है। यदि राज्य सरकार उल्लेख करती है तो लोकायुक्त लोक सेवक द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई की जांच कर सकता है। लोक शिकायतों के त्वरित निवारण का काम सौंपा जाता है। यदि दायर की गई शिकायत का वैकल्पिक समाधान और जांच की प्रक्रिया उपलब्ध है और यह लोकपाल के समान है तो शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अपने कार्यों की संयुक्त रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त 1977 से 1982 थे। वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। बहुचर्चित बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त के तौर पर शपथ ली। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त से जुड़ी कुछ चुनौतियां। विलंबित नियुक्ति। प्रमुख चुनौतियों में से एक लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी रही है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद एक लंबी अवधि के लिए खाली रहा, जिसके कारण उत्तरदायित्व की कमी और भ्रष्टाचार की शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने में असमर्थता रही। अपर्याप्त शक्तियाँ। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की सीमित शक्तियों के लिए आलोचना की गई है। संस्था को स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए और अधिक शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि यह किसी मामले में जांच की स्वीकृति के लिए सरकार पर निर्भर थी। इसने भ्रष्टाचार से निपटने में इसकी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। मामलों का बैकलॉग। लंबित मामलों का बैकलॉग लोकायुक्त के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। संस्था को समयबद्ध तरीके से शिकायतों को संशोधित करने और निपटाने में मदद की आवश्यकता होती है, जिससे
न्याय प्रदायगी में देरी होती है और जनता का विश्वास कम होता है। जागरूकता की कमी। लोकायुक्त की भूमिका और कार्यों के बारे में आम जनता में अधिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप कम शिकायतें दायर की जा रही हैं और संस्था के संभावित लाभों की समझ कम हो रही है। कुछ उपाय। स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना। लोकायुक्त संस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसे राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभाव से बचाने के उपाय किए जाने चाहिए। यह लोकायुक्त और इसके सदस्यों के लिए एक पारदर्शी और मजबूत नियुक्ति प्रक्रिया स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें न्यायपालिका, नागरिक समाज और विपक्षी दलों जैसे कई हितधारक शामिल हों। पर्याप्त संसाधन। लोकायुक्त के कार्यालय को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। काम के बोझ को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए कुशल जांचकर्ताओं, विधि विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिए। यह सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने और देरी को कम करने में मदद कर सकता है। सुव्यवस्थित शिकायत तंत्र। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने से अधिक लोग आगे आने और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। एक ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली को लागू करने, विभिन्न स्थानों पर शिकायत केंद्र स्थापित करने और नागरिकों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने से प्रक्रिया को अधिक प्रयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल बना सकता है। व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा। भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वाले व्हिसल ब्लोअर के लिए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मौजूदा व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा कानूनों और तंत्रों को मजबूत करने से लोगों को प्रतिशोध के डर के बिना आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिकायतों को प्राप्त करने, दावों की जांच करने और मुखबिरों की पहचान की रक्षा करने के लिए लोकायुक्त कार्यालय के भीतर एक समर्पित मुखबिर सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करके ऐसा किया जा सकता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। लोकायुक्त के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने से जनता का विश्वास बनाने में मदद मिल सकती है। जांच पड़ताल, निष्कर्ष और कार्रवाइयों पर नियमित रिपोर्ट प्रकाशित करने से प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सकती है। इसके अतिरिक्त नागरिक समाज संगठनों को शामिल करते हुए सार्वजनिक परामर्श आयोजित करना और समय समय पर लोकायुक्त के कार्य निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन करना उत्तरदायित्व को बढ़ा सकता है। अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग। लोकायुक्त और अन्य भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग स्थापित करने से भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। इसमें सूचना साझा करना, जांच का समन्वय करना और भ्रष्टाचार के मामलों को अधिक व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए संसाधनों का लाभ उठाना शामिल है। जन जागरूकता और आउटरीच। लोकायुक्त की भूमिका और कार्यों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने से अधिक लोगों को संस्था के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, मुखबिर सुरक्षा और भ्रष्टाचार की सूचना देने के महत्व के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जा सकते हैं। उपर्युक्त उपायों को लागू करने से उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त प्रणाली की चुनौतियों का समाधान करने में
मदद मिल सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा सकता है और शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की संस्था की क्षमता में जनता का विश्वास बढ़ सकता है। गुड गवर्नेंस या सुशासन। सुशासन संस्थानों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाली सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। इसके माध्यम से जनहित के मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है और उन्हें विनियमित किया जाता है। गुड गवर्नेंस की प्रक्रिया के लिए एक मानक या मूल्यांकन संबंधी विशेषता का उल्लेख करता है। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से यह मुख्य रूप से उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा लोक संस्थान जनहित मामलों का संचालन करते हैं, सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और मानवाधिकारों की प्रदायगी की गारंटी देते हैं। गुड गवर्नेंस का संबंध राजनीति और संस्थाओं की प्रक्रिया से है। इसके परिणाम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। गुड गवर्नेंस की सबसे अच्छी कसौटी यह है कि वह किस हद तक मानव अधिकारों के वादे को पूरा करती है। इसमें नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल हैं। गुड गवर्नेंस के प्रमुख गुण। मानवाधिकार परिषद ने गुड गवर्नेंस की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं की पहचान की है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, भागीदारी, अनुक्रियाशीलता। गुड गवर्नेंस और मानवाधिकार कैसे जुड़े हैं? गुड गवर्नेंस और मानवाधिकार के बीच अंतर संबंध को 4 क्षेत्रों के आसपास व्यवस्थित किया जा सकता है। लोकतांत्रिक संस्थाएं। मानवाधिकार मूल्यों के नेतृत्व में लोकतांत्रिक संस्थानों के जब गुड गवर्नेंस सुधार औपचारिक संस्थानों या अनौपचारिक परामर्श के माध्यम से नीति निर्माण में भाग लेने हेतु जनता के लिए अवसर पैदा करते हैं। वे विशेषकर स्थानीय रूप से निर्णय लेने में कई सामाजिक समूहों को शामिल करने के लिए तंत्र का निर्माण करते हैं। लोक सेवा प्रदायगी। जनता को राज्य सेवाएं प्रदायगी की वास्तविकता में गुड गवर्नेंस सुधार मानव अधिकारों को आगे बढ़ाते हैं। जब वे सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की राज्य की क्षमता में सुधार करते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के अधिकार जैसे कई मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। कानून का शासन। कानून के शासन के संबंध में मानवाधिकार संवेदनशील गुड गवर्नेंस की पहल कानून में सुधार करती है और दंड प्रणालियों से लेकर अदालतों और संसदों तक के संस्थानों को उस कानून को बेहतर ढंग से लागू करने में सहायता करती है। गुड गवर्नेंस की पहल वे कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे पर जन जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण या संस्थानों में सुधार शामिल हो सकते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी। भ्रष्टाचार से लड़ने में गुड गवर्नेंस के प्रयास भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को आकार देने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और भागीदारी जैसे सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। पहलों में भ्रष्टाचार विरोधी आयोगों जैसे संस्थानों की स्थापना, सूचना साझाकरण तंत्र बनाना और सरकारों के सार्वजनिक निधियों के उपयोग और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना शामिल हो सकता है। 2022 के लिए डिजिटल गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए। गुड गवर्नेंस देश की प्रगति की कुंजी है। अधिकतम गवर्नेंस और न्यूनतम सरकार प्राप्त करने के लिए गवर्नेंस संरचना को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। गुड गवर्नेंस सप्ताह 2022।
19 से 25 दिसंबर 2022 तक सुशासन सप्ताह के दौरान जन शिकायतों के निवारण और लोगों को उनके दरवाजे पर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशासन गांव की ओर पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित किया गया था। लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान। स्वच्छता और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक देश भर में केंद्र सरकार के अंतर्गत 1 लाख से अधिक कार्यालयों और विदेशों में भारतीय मिशनों और चौकियों पर विशेष अभियान 2.0 सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। नागरिकों की आवाज़ की सशक्तिकरण, लोक शिकायतों का निवारण। 2022 में सीपी ग्राम पर 17.50 लाख शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 96.94% का निपटान केंद्रीय मंत्रालयों विभागों का औसत निपटान समय पर किया गया। सभी 90 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों को सीपी ग्राम 7.0 पर ऑन बोर्ड कर दिया गया है, जिससे ऑटो फॉरवर्डिंग, तेज संचालन और शिकायतों का कुशल निवारण सक्षम हो गया है। नागरिकों से सीधे फीडबैक लेने के लिए CPGRAMS पर फीडबैक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। AIML तकनीक का लाभ उठाने वाला एक इंटेलिजेंट शिकायत प्रबंधन डैशबोर्ड विकसित किया गया है और रणनीतिक निर्णय लेने और नीतिगत सुधारों को सक्षम करने वाली एक विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि बनाने के लिए एक डेटा रणनीति इकाई की स्थापना की गई। बेंचमार्किंग गवर्नेंस। 10 शासन क्षेत्रों और 58 संकेतकों को शामिल करते हुए जम्मू और कश्मीर के लिए पहला जिला गुड गवर्नेंस सूचकांक 22 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। प्रशासन और गवर्नेंस के लिए बुनियादी इकाई जिलों में शासन की बेंचमार्किंग का यह पहला प्रयास था। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जून 2022 में जारी किया गया था। NESDA फ्रेमवर्क राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के ई सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशन की प्रभावशीलता का आकलन करता है। विजन इंडिया 2047 DRPG ने गवर्नेंस पर विजन इंडिया @2047 का रोड मैप तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप ऑफ एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया। इसने युवा, सिविल सेवकों एवं संकाय और उद्यमियों को शामिल करके ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पानी, शहरीकरण, ग्रामीण विकास और फिनटेक में शासन के 10 विषयगत क्षेत्रों में भविष्योन्मुखी भारत के लिए लक्ष्यों को तैयार करने के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया। भारत का गुड गवर्नेंस सूचकांक। गुड गवर्नेंस सूचकांक GGI 2021 फ्रेमवर्क में 10 क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल हैं। GGI 2020-21 क्षेत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक अवसंरचनाएं और उपयोगिताएं, आर्थिक शासन, समाज कल्याण और विकास, न्यायिक और जन सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र सूची में शीर्ष पर हैं। गुजरात ने 10 क्षेत्रों में से 5 में जोरदार प्रदर्शन किया है,
ये है आर्थिक शासन, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताओं, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायपालिका और जन सुरक्षा। गुड गवर्नेंस सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 8.9% की वृद्धि दिखाई। वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में यूपी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और समाज कल्याण और विकास और न्यायपालिका और जन सुरक्षा में भी वृद्धि दिखाई है। लोक शिकायत निवारण सहित नागरिक केंद्रित गवर्नेंस में भी उत्तर प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश का गुड गवर्नेंस सूचकांक सभी 10 क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित जिलों की पहचान शीर्ष 5 उपलब्धिकर्ताओं के रूप में की गई। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष 5 जिले अलीगढ़, बुलंदशहर, हरदोई, गोरखपुर और आगरा थे। उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र में शीर्ष 5 उपलब्धिकर्ता जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा और कानपुर नगर थे। मानव संसाधन विकास क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष 5 जिले अंबेडकर नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, बिजनौर और महोबा थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष 5 जिले चित्रकूट, श्रावस्ती, सहारनपुर, बलरामपुर और बहराइच थे। सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और हापुड़ थे। आर्थिक गवर्नेंस और वित्तीय समावेशन क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, भदोही, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा थे। समाज कल्याण और विकास क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, कौशाम्बी और प्रयागराज थे। न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष 5 जिले आजमगढ़, ललितपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर और देवरिया थे। पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष 5 जिले चित्रकूट, प्रयागराज, महोबा और सहारनपुर थे। नागरिक केंद्रित गवर्नेंस क्षेत्र में शीर्ष 5 उपलब्धि हासिल करने वाले जिले शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हापुड़ और अमेठी थे। उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस की सफलता की कुछ कहानियाँ। मिशन शक्ति यूपी सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना, जिसके माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला कर्मियों द्वारा विभिन्न आपातकालीन सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के लिए जगह जगह पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। इसके लिए कार्ड भी बांटे जा रहे हैं।